नमस्कार साथियों, मैं कुमार रनुजा फिर से विपिन चंद्र की सीरीज में आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक है प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे फैक्ट को बता चुका हूँ इससे पहले। आज हम कहानी में आएंगे। तो टॉपिक है प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष। तो हम इसके पृष्ठभूमि को समझ लेंगे। पृष्ठभूमि का मतलब है क्यों प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष जरूरी था उस समय। अगर इस क्यों को समझ लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्यों एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बात हुई क्या, 1870 और 1918 के बीच भारत में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। लेकिन उस समय भारतीय जनता के पास न उस तरह का कोई संगठन था, न उस समय आम सभाएं होती थी कि किस तरह भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जा सके। ये माध्यम उस समय नहीं था। इसलिए प्रेस ही वो माध्यम बना जिसके थ्रू भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता था। तो आप पृष्ठभूमि को आप आराम से पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं क्यों। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम भी प्रेस के माध्यम से जनता के बीच पहुंचते थे। तब जनता को मालूम होता था। आप इससे अनुमान लगाइए प्रेस कितना महत्वपूर्ण था उस समय भारत के लिए। और राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद रखने वाली कांग्रेस में 1/3 आपको पत्रकार ही था। और अन्य कारण पे हम बात कर रहे हैं कि प्रेस का पहुंच आपको शहरों तक ही नहीं रहा, गांव कस्बों तक फैल गया। प्रेस का जो है, प्रेस शहरों तक ही नहीं रहा, वो गांव और कस्बों तक फैल गया, कस्बों तक फैलने लगा। अब देखिए, गांव में एक आध आदमी शिक्षित हुआ करते थे। वहां भी विपिन चंद्र लिखते हैं कि वहां भी एक सार्वजनिक ढंग से वहाँ लोग चर्चा करते थे, वाचनालय बना करके, पुस्तकालय बना करके। एक शिक्षित व्यक्ति पढ़ रहा है समाचार को और सब लोग सुन रहे हैं। तो एक तरह से एक सामूहिक भागीदारी भी प्रेस सिखा रहा था भारत के लोगों को। एक सामूहिक भागीदारी भी सिखा रहा था। और प्रेस में सरकार की नीतियों का आलोचना हुआ ही करता था। लोग इससे जो है जनता को इससे सरकार के प्रति स्वाभाविक घृणा हो रहा था। एक तरह से कहिए तो प्रेस उसमें एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहा था, सशक्त विपक्ष की। और प्रेस किसी भी चीज़ को बहुत तार्किक ढंग से विश्लेषण करता था। इसलिए लॉर्ड डफरिन ने कहा भी है, उनकी टिप्पणी भी है कि प्रेस जो है भारत में ये बता रहा है कि ब्रिटिश का शासन सही नहीं है, उचित नहीं है। तो हमने पृष्ठभूमि को समझ लिया कि प्रेस की आज़ादी के लिए जो संघर्ष था क्यों महत्वपूर्ण था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी ये जुड़ गया। प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ गया। और देखिए, पृष्ठभूमि को हमने समझ लिया, आगे चलते हैं। इस दौर में जो भी बड़े राजनीतिक नेता थे, या तो अखबार निकालते थे या किसी न किसी रूप में अखबार से जुड़े हुए थे। आप देखिए, बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी का संपादन कर रहे थे। वो खुद दादा भाई नौरोजी भी हिंदुस्तानी पेपर का संपादन कर रहे थे। जिस सोहरमन अय्यर देख रहे हिंदू का देख रहे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली का संपादन कर रहे थे। तो इस तरह उस समय कई निडर अखबारों ने जन्म लिया। इस तरह अब स्वाभाविक बात है, अंग्रेजों को तो अच्छा नहीं लगता ये, इसलिए उन्होंने प्रेस पे अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने शुरू किए या कानून बनाना शुरू किया। तो उसी समय जो है प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजों ने 124A ये दंडात्मक कानून था। 3 साल तक सजा का भी प्रावधान था इसमें। अब इस कानून से बचने के लिए जो है भारतीय पेपर ने भी बड़ा अच्छा मतलब कि अच्छा तरीका निकाला। जिन लोगों की ब्रिटिश सरकार के प्रति
गहरी निष्ठा होती थी उस पर यह कानून लागू नहीं होता था। तो भारतीय पेपर करते क्या थे, आलोचना सरकार करते ही थे और महारानी के प्रति निष्ठा भी दिखाते थे, जिस पे कोई कानून लागू नहीं होता था। और दूसरा तरीका क्या निकाला, सोचिए कि प्रेस जो है भारतीय ब्रिटिश सरकार का शुभचिंतक होने का दावा करते हैं और उनको सलाह देते हैं आप ये काम सही नहीं कर रहे हैं। इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल आपको बाल गंगाधर तिलक ने बखूबी किया था। अब आगे चलते हैं, जो बहुत फेमस है, आप लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब थोड़ा इस एक्ट का जो मतलब पृष्ठभूमि क्या था इसको हम थोड़ा समझ लेंगे। पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो समझने में आसानी। तो हुआ कि 1870 के दशक से प्रेस तो पैर फैलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार को चल रहा था, या उसको खूब पता चल रहा था कि अब सिर्फ पेपर मध्यम वर्ग तक ही नहीं रहा, ये पेपर आम लोगों तक पहुंच रहा है। ब्रिटिश सरकार का विरोध आम लोगों तक पहुंच रहा है। और उस समय 1877 में अकाल पीड़ितों में जो सरकार ने जो राहत पहुंचाने का कार्यक्रम कर रही थी उसकी भी बहुत आलोचना हो रही थी। लॉर्ड लिटन प्रशासन की आलोचना हो रही थी उसमें, इसलिए इसी पृष्ठभूमि में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इस प्रेस का जो है बहुत विरोध हुआ, बाद में से रिपन ने वापस भी कर लिया। और ये एक खास पेपर के लिए लाया गया था, अमृत बाजार पत्रिका के लिए। और देखिए तरीका क्या निकाला, जो रातों रात जो है अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गए कि रातों रात उस पेपर का प्रकाशन अंग्रेजी में ही होने लगा। और कई रोचक घटना जुड़ी हुई है इससे। एक रोचक घटना जो मैं करना चाहूँगा, लॉर्ड कर्जन के बारे में जानते हैं, भारतीयों को बहुत अपमानित करते थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह भाषण दिया कि सत्य की अवधारणा पश्चिम से ही आई हुई है। हम ही लोग सत्य की अवधारणा से भारतीयों को परिचित करवाया। अगले दिन ही मतलब अमृत बाजार पत्रिका में उन्होंने एक किताब लिखी थी, पूर्व की समस्या। ये खबर तो छापी है लॉर्ड कर्जन का भाषण। उसके बाद ये भी छापा कि उन्होंने किस तरह अपनी पुस्तक में एक झूठ का बखान किया है कोरियाई राष्ट्रपति के सामने। अब तो कर्जन साहब की मिट्टी पलीत हो गई, जो सत्य का भाषण सबको सबक सिखा रहे थे, सबको सिखा रहे थे सत्य की अवधारणा। और मजेदार घटना यह घटी कि लंदन में जो है, इंग्लैंड में वीकली टाइम्स ने एक खबर छापा कि लगता है जो लॉर्ड कर्जन साहब अपने पत्नी के मार्गदर्शन में सत्य की सीख रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अमेरिकी थी। लिखा है अमेरिका में ही मतलब सत्य होता है, मतलब सत्य उन लोगों का ही सत्य मतलब अवधारणा है। इससे तो लॉर्ड कर्जन की मिट्टी पलीत हो गई बंगाल में। सब लोग हंस रहे थे उस पर, मतलब कि कैसे लोगों को मूर्ख बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।